दो तरह से पढ़ेंगे हम लोग। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ना है और एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पढ़ना है, और हम लोग आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा तब हम क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पढ़ाएंगे जी, ठीक है। तब पेडिग्री हम लोग का रह जाएगा लास्ट टॉपिक, या म्यूटेशन जो थोड़ा बहुत पहले भी पढ़े थे, एक बार और रिवाइज टाइप का हो जाएगा वो म्यूटेशन, फ्रेम म्यूटेशन एक बार पढ़ाए हुए थे, ठीक है। लेकिन देखते हैं अभी हम लोग आपको क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा था आपको जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह का हम पढ़ना हम लोगों को, एक क्रोमोजोमल ड्यू टू क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी। एक पढ़ना हम लोगों को क्या है, ड्यू टू मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ना है। और मेंडेलियन डिसऑर्डर होता किसकी वजह से, ड्यू टू द सिंगल जीन लॉस। ये एक प्रकार का मोनोहाइब्रिड है, आप डाई हाइब्रिड करके इसको नहीं बनाइएगा, आपको इट है ना अकर्स ड्यू टू सिंगल जीन डिफेक्ट। ये सिंगल जीन डिफेक्ट की वजह से होता है। मतलब जैसे हम हीमोफीलिया बोले ना, तो हीमोफीलिया का मतलब ये कोई लड़का नहीं निकालेगा कि दो ठो जीन होगा उसके लिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई लेंगे, ये नहीं लेंगे आप। आपको हीमोफीलिया के लिए या तो स्मॉल एच लेना है, या नहीं तो कैपिटल एच लेना है, ठीक है। इट इज ए सिंगल जीन डिफेक्ट माना जाएगा, इट इज ए सिंगल जीन डिफेक्ट, दैट इज मोनोहाइब्रिड। इसको हम लोग क्या मानेंगे, मोनोहाइब्रिड मानेंगे। और मेंडेलियन डिसऑर्डर है दो तरह का होता है, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या देखते हैं, दो तरह का देखा, एक होता है सेक्स लिंक्ड है, एक है आपको क्या है ना, आपको ऑटोजोमल। आज हम लोग को यही पढ़ना है, ऑटोजोमल पढ़ना है, ठीक है। पहले सेक्स लिंक में हम लोग जो बात किए थे वो याद दिला देते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल आपको दिया गया था, एक था हीमोफीलिया, है ना, हीमोफीलिया हम लोग पढ़ लिए थे। हीमोफीलिया एक तरह का सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब इसको खराब करने वाला डीएनए 23वां क्रोमोजोम पे पाया जाएगा, और 23वां क्रोमोजोम जो होगा सर उस पर रिसेसिव फॉर्म में हुआ तब। जबकि हम लोग को पढ़ाया गया था कि सेक्स क्रोमोजोम बॉडी पार्ट पे सेक्स ऑर्गन को बनाने में मदद करता है, लेकिन सेक्स क्रोमोजोम पे बॉडी पार्ट्स के बनाने के अलावा भी कुछ ऐसे डीएनए पाए जाते हैं जो उसके बच्चे के अंदर में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी क्रिएट कर सकता है, जिसमें से एक था हीमोफीलिया, एक लीथल डिजीज है, यानी कि खराब हुआ तो मार भी सकता है बच्चे को। और दूसरा ये है सर आपको कलर ब्लाइंडनेस, इसमें कोई लीथल वाला बात नहीं है, बच्चे का लाइफ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, पर कलर ब्लाइंडनेस में कोई मरता नहीं है सर, ठीक है। पर हीमोफीलिया मरता है, इस दोनों में कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, मतलब बस दोनों रिसेसिव होता है, दोनों 23 क्रोमोसोम पे पाया जाता है, इतना ही रिलेशनशिप है। पर बाकी ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड इसका कोई बीमारी नहीं, या किसी को ये नहीं कह सकती हो तुम कि हीमोफीलिया है तो कलर ब्लाइंड होगा ही होगा। ज्यादातर चांस रखिए कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया में जीन बहुत दूर दूर तक रहते हैं जी, ठीक है। इस दोनों के बारे में हम आपको समझा दिए थे, इससे कैसा क्वेश्चन पूछता है, हीमोफीलिया से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आएगा, कलर ब्लाइंडनेस से कैसा क्वेश्चन आएगा जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि इसके अलावा भी स्पेशल बता रहे हैं हम आपको, स्पेशल केस है ना, इसके अलावा स्पेशल केस है, एक होता है सेक्स इन्फ्लुएंस डिजीज, है ना, सेक्स इन्फ्लुएंस, है ना, इन्फ्लुएंस, है ना, इनहेरिटेंस स्पेशल केस समझ के इसको याद करना। एक होता है सेक्स लिमिटेड डिजीज, सेक्स लिमिटेड डिजीज। एक होता है सर आपको वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक इनहेरिटेंस होता है। ये 3 एक्स्ट्रा टर्म सब है जो देखना है आप लोगों को, ठीक है। हम ये कहें कोई ऐसा बीमारी जो सेक्स क्रोमोसोम पे आपको नहीं होता है, ठीक है, उसका डीएनए ऑटोसोम पे होता है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है सर, उसमें एक ऐसे क्रोमोसोम है और यहाँ पे है सेक्स क्रोमोसोम, और बीमारी वाला डीएनए यहाँ पर है स्मॉल आर, है ना जी, लेकिन ये स्मॉल आर तभी एक्सप्रेस करेगा जब यहाँ पे स्मॉल एच होता है, ठीक है। मतलब सेक्स क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी होगा तो उस गड़बड़ी का इफेक्ट उसके ऑटोसोम वाला डीएनए पे भी पड़ेगा। इस तरह का एक तरह का एपिस्टैसिस हो गया। एपिस्टैसिस में हम आपको कभी पढ़ाएंगे, एपिस्टैसिस एक तरह का डिसऑर्डर होता है, इसमें एक क्रोमोसोम दो नन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रिलेशन से कोई बंदा बीमार पड़ता है तो घटना को एपिस्टैसिस कहते हैं। हाथ नहीं करना इसको, हम अभी फिर से इजी बोलते हैं। सम डिजीज ड्यू टू द लिखा ऑटोसोमल जीन, है ना, बट विच इज अफेक्टेड बाय
सेक्स क्रोमोजोम। अगर कोई बीमारी ऑटोजोम डीएनए पे हो और वो अफेक्टेड हो किससे आपको, है ना, किससे आपको, तो ये सेक्स क्रोमोजोम से अफेक्टेड हो, सच केस को हम लोग क्या नाम देंगे, सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस के नाम से लेंगे। जैसे लड़का और लड़की में आवाज का जो देखते हैं फीचर, है ना, आवाज जो देखते हैं, है ना, साउंड प्रोडक्शन जो देखते हैं, ये एक तरह का क्या हो गया, सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस हो गया। लड़के का आवाज, है ना, थोड़ा भारी होता है क्योंकि सर उसका वाई क्रोमोजोम और एक्स क्रोमोजोम ताकतवर होता है, इस वजह से लड़के की आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। लड़के का आवाज मीठा होता है क्योंकि उसमें सर एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम का इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम खराब हो गया तो उसका आवाज का फीचर भी खराब हो सकता है जी। दिमाग लग रहा है, तुम नहीं समझ पाओगे तो एग्जाम्पल सब दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, सम ऑटोजोमल जीन, है ना, सम ऑटोजोमल जीन है ना, इन्फ्लुएंस या अफेक्टेड बाय डोमिनेंट जीन ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम पे जो डोमिनेंट जीन है वो इंटरफेयर करता है उसके काम को, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, ऑटोजोमल, मतलब इसको सेक्स इन्फ्लुएंस कहते हैं जी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे, है ना, बाल्डीनेस का फीचर, है ना, बाल्डीनेस आपको देखते हैं, और हॉर्न का फीचर, है ना, और एक अभी लिखे वॉइस का फीचर, है ना जी। देखिएगा ज्यादातर मेल में आपको बाल्डीनेस का फीचर दिखाई देगा क्योंकि ये वाई क्रोमोजोम से क्या रहता है, इन्फ्लुएंसेस रहता है, ठीक है। वही बात, है ना, आप लोग जो गाय भैंस सब देखते हैं तो मेल का हॉर्न जो देखे ना ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द फीमेल की तुलना में। एक कभी आप गॉड सब पे गौर कीजिएगा तो मेल का जो हॉर्न दिखेगा, वही बुल को देखिए और काव को देखिए, तो कंपेरिजन या नहीं होगा तो तुम मान लो सर बोले तो सही बोले होंगे कि हॉर्न का साइज डिफरेंट होता है ड्यू टू द हार्मोनल इफेक्ट ऑफ वाई क्रोमोजोम या एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। लग रहा है दिमाग में क्या होना चाहे। और उसके बाद वॉइस का भी हम बोल ही दिए, लड़का में वॉइस अलग क्रैकी होता है, लड़की का वॉइस ज्यादा आपको, है ना, आपको नहीं कम क्रैकी होता है, तो ये सब, है ना, वाई क्रोमोजोम और एक्स क्रोमोजोम के असर से होता है, ठीक है। लग रहा है बात समझ में क्या बोलना चाहे। तो बाल्डीनेस का फीचर, है ना, ये हॉर्न का फीचर, वॉइस का फीचर, ये सब क्या आता है, सेक्स इन्फ्लुएंस में आता है। सेक्स लिमिटेड डिजीज क्या कहते हैं, है ना, डिजीज ड्यू टू द डिक्रीज इन सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन, डिजीज ड्यू टू सेक्स हार्मोन, लो सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन। लड़का में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकल रहा है तो उसके वजह से कोई बीमारी आता है, उसको हम लोग, है ना, ये आपको क्या नाम है, सेक्स लिमिटेड कहते हैं। ये आप लोग को ये बता देना चाहते हैं, ये कोई जेनेटिक नहीं है, ठीक है। सेक्स लिमिटेड डिसऑर्डर जो देखते हैं नॉट जेनेटिक, ये हम आपको पहले बोल रहे हैं, ये सब स्पेशल केस पर है, नॉट जेनेटिक मेथड से गुजरा होगा, उस वजह से भी उसको कोई बीमारी हो सकता है। टेस्टिस या ओवरी रिमूव कर दिया जाए उससे जो बीमारी आ सकता है, या हार्मोन के न बनने से जो बीमारी आता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेक्स लिमिटेड डिसऑर्डर के नाम से बुलाते हैं। सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन रहेगा, आप इस पर रिसर्च मत करोगी तो उससे पूछ देगा कि सेक्स लिमिटेड डिजीज किस तरह का डिजीज है, तो आपका जवाब ये हार्मोन डिफिशियंसी, सेक्स हार्मोन डिफिशियंसी डिजीज में आता है। ये होता है कि एक ऑटोजोमल डिजीज है, सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस एक ऑटोजोमल डिजीज है जो कंट्रोल किया जाता है सेक्स हार्मोन, सॉरी, सेक्स क्रोमोजोम के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल आर है, ये कैपिटल एच है, तो ये क्या करेगा, है ना, अगर मान लीजिए स्मॉल आर का मतलब लो वॉइस है, तो सर ये कैपिटल एच इसको हाई वॉइस में बदल देगा, हाई वॉइस में चेंज कर देगा जी, कुछ जा रहा है, मतलब इसको इफेक्ट नहीं करने देगा। पर यहाँ भी स्मॉल एच है तो बेचारा यहाँ भी आपको स्मॉल आर रह जाएगा, इसके वजह से इफेक्ट दिखाई देता है जी, ठीक है। ये सारा फीचर, है ना, मोर होता है, मोर इन मेल, नीचे नहीं लिख रहा था ऊपर लिख देते हैं, मोर इन मेल और लेस इन फीमेल, है ना जी, क्योंकि वाई क्रोमोजोम से संबंधित है ये। और आपको ये भी आपको आया वाई लिंक इनहेरिटेंस। वाई लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें कुछ इसको होलेंट्रिक भी बोलते हैं। वाई लिंक इनहेरिटेंस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, है ना, होलेंट्रिक के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, है ना, इस केस में, है ना, आपको वाई लिंक ट्रेट जिसको कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जो सिर्फ वाई क्रोमोजोम पे पाए जाते हैं। हम ये मानते हैं कि सिर्फ वाई क्रोमोजोम पे टेस्टिस बनाने का जीन होता है, लेकिन इसके अलावा भी इक्का दुक्का डीएनए होते हैं सर, जो लड़कों में लड़कों वाली बात लाता है। जैसे आपको बाल्टीनेस का फीचर, है ना, या जैसे आपको कहा जाए तो आपको, है ना, मेलनेस का फीचर, ठीक है। और भी कान पे बाल आना, ये भी लड़कों में ही देखने को मिलेगा। लड़कियों में हेयर नहीं आता इस पे, आई के सॉरी इस पे, है ना। और ये आईब्रो ज्यादा डार्क होना, मतलब ये बहुत ज्यादा आपको, है ना, घना होना, ये सब ये किसकी वजह से होता है, वाई लिंक
ट्रेट की वजह से होता है, ठीक है। वायलिंग ट्रेट है ना, नॉट काउज, आपको नॉट काउज पर्टिकुलर डिजीज, ये कोई डिजीज नहीं है, नॉट काउज पर्टिकुलर डिजीज, हालांकि बाल्डीनेस एक तरह का बीमारी है, बट फिर भी बट नॉट काउज पर्टिकुलर डिजीज, इट आपको इट ओनली passes from father to ऑफस्प्रिंग, है ना। ये आपको कहाँ जाता है, पिता से, है ना, उसके मेल ऑफस्प्रिंग में जाता है या मेल चाइल्ड में जाता है, फादर टू मेल चाइल्ड में आपको ये जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है सर, आपको हाइपरटीची, है ना, इसका मतलब दैट इज हेयर ऑन ईयर रिम, है ना, हेयर ऑन ईयर रिम, है ना, ईयर रिम पे पाया जाता है। कान के ये जो हिस्सा देख रहे हो उस पे आपको बाल आना, ये आपको ये हाइपरटीचिया, ये अगर उसके मम्मी सर इसके पापा में होगा तो उसके बेटे में भी आपको ये जाएगा, ये फीचर, है ना जी, एज पे, है ना, एक एज आने पे आता है ये सब चीज, है ना। बाल्डीनेस भी एज आने पे आता है, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले भी लिखे तो इन्फ्लुएंस होता है समय के साथ, जब वाई क्रोमोसोम का एफिशिएंसी घटता है तो बाल्डीनेस का फीचर क्या होता है, बढ़ जाता है जी, ठीक है। क्लियर हुआ जी क्या बनाता है, तो बाल्डीनेस का फीचर हुआ। और भी बहुत सारा फीचर सब देखते हैं, है ना, आपको प्रॉपर्टी ऑफ मेल, ये सब इफेक्ट करता है सर आपको किस पे, वाई क्रोमोसोम की वजह से, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मेल, है ना जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो वायलिंग ट्रेट भी पढ़ा दिए हम आपको। अब आइए आप लोगों को हम लोग ऑटोजोमल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं जी, ठीक है। ऑटोजोमल डिसऑर्डर में क्या क्या होगा उस सबको देखते हैं जी, ठीक है। सब ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटा छोटा बात था और क्वेश्चन सब में क्वेश्चन सब पूछ देता है ना। सबसे पेडिग्री टॉपिक बनाने में आसानी होगा, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोजोमल, है ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसमें से दो तीन बीमारी है ना डोमिनेंट जीन की वजह से होता है ना, ड्यू टू डोमिनेंट जीन। और कुछ बीमारियां ऐसी है जो रिसेसिव जीन से होता है, रिसेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। डोमिनेंट में आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर में आएगा, है ना। और इसमें रिसेसिव में बात करेंगे तो बहुत सारा नाम सब आएगा जी, रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम लोगी। इसमें आपको हम बोलना शुरू करें तो एक अल्जाइमर डिजीज है, अल्जाइमर भूलने की बीमारी, है ना, अल्जाइमर डिजीज होगा, स्पेलिंग मिला लेना, है ना, अल्जाइमर डिजीज। और एक होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। इसी में आपको आएगा, है ना, पीकेयू जानते हो ना, फिनाइलकीटोनुरिया को हम लोग पीकेयू बोलते हैं। और उसके बाद आएगा सर आपको, है ना, पीकेयू आएगा। और उसके बाद क्या था जी आपको, है ना, अल्बिनिज्म आएगा, अल्बिनिज्म। इसी के अंदर में सिकिल सेल एनीमिया भी आएगा, सिकिल सेल एनीमिया आएगा। इसी के अंदर में थैलासीमिया भी आएगा, इसी के अंदर में। और लास्ट में है जो आपके सिलेबस में जो बात करें, ठीक है, तो इसमें एक हंटिंगटन डिजीज आएगा, है ना, हंटिंगटन डिजीज। हालांकि लास्ट नहीं है ये, इसके बाद भी दो तीन है। एक है सर आपको क्या बताइए, अल्कैप्टोन्यूरिया। एक होगा सर टाइसैक डिजीज। तुम लोग को बस नाम सुनना है, इसमें कोई एकदम घुस के नहीं पूछेगा, जो एनसीईआरटी में है ना वही घुस के पूछ सकता है। जैसे एनसीईआरटी में पीकेयू है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस बायोटेक्नोलॉजी में लिखा हुआ, थोड़ा सा लिखा हुआ सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, इसलिए आप उस पर रिसर्च कर लीजिएगा। अल्जाइमर तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अल्बिनिज्म नहीं है एनसीईआरटी बुक में, सिकिल सेल है, थैलेसीमिया है ना, टाइसैक नहीं है, अल्कैप्टोन्यूरिया नहीं है। बस इसके बारे में तुम अभी सुन लोगी ना तो तुम क्वेश्चन कहीं अजीब तरह का पूछे, टाइसैक किस तरह का बीमारी है, तो आप जवाब निकाल सकती हो, है ना। टाइसैक डिजीज ये सब भी आपको देखते हैं।
ये आपको है, कुछ और भी बीमारी का नाम सब है, एक मिनट। ये सब बीमारी सब जो देखते हैं ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका कोई इलाज नहीं है ना। एक है आपको गाउचर्स डिजीज, है ना, तुम लोग जान रहे हो गाउचर डिजीज, है ना। एक हो गया आपको गाउचर डिजीज, एक हो गया तुमको गैलेक्टो, है ना, गैलेक्टो, है ना, गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोसीमिया आपको गैलेक्टो, है ना, गैलेक्टोसीमिया, है ना, गैलेक्टोसीमिया, ये एक तरह का बीमारी है। गाउचर डिजीज भी एक बीमारी है ना। और है ना जी, आपको ये सब बीमारी है जो आपको याद रखना होगा, है ना। एक मिनट रुक जाओ। एक हो गया मार्फन सिंड्रोम, जो इसमें आएगा, मार्फन सिंड्रोम, ये आपको इसमें आता है ना, किसमें आपको, तो डोमिनेंट डिजीज में आएगा। इतना तरह का बीमारी है जो आपको सुनना है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में आप लोगों को ध्यान देना इधर साइड वाला में, हम नाम के ऊपर भी लिखते हैं रिसेसिव जीन से होता है जी, तो तुम लोग समझ ही गए, इसमें कोई डिस्कस ही नहीं करना सर के साथ, सब स्मॉल ए के साथ रिलेटेड होगा, मतलब स्मॉल ए, स्मॉल सी, है ना, स्मॉल पी, है ना, स्मॉल एल्बिनिज्म के लिए हम स्मॉल टी मान लेते हैं, व्हाटएवर, और उसके लिए स्मॉल एम मान लो, है ना, स्मॉल एम कुछ भी मान सकती हो। सिकल एनीमिया के लिए एच बी एस माने हुए थे, है ना। और हमने आपको थैलेसीमिया के लिए THA मान लीजिए, THA मान लीजिए, और हंटिंगटन डिजीज भी स्मॉल होगा, सब ये सब स्मॉल यानी कि रिसेसिव की वजह से होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इधर का भी बात कर लेते हैं, ठीक है, तब इधर का बात कर लेंगे, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी और, है ना, मार्फिन सिंड्रोम सब के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस क्या जानना है, ठीक है, कि जब कोई डिजीज की बात होगा ना, जब भी कोई इस टॉपिक में जो हम लोग समझेंगे, डिजीज के बारे में जब जानोगी, तो इसका डिस्कवरर का नाम बताना आपको, कौन डिस्कवर किया था, डिस्कवरर का नाम बताएंगे। उसके बाद किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन विच जीन विच क्रोमोसोम आपको ऑन विच, है ना, जीन लोकेटेड, या जीन लोकेटेड ऑन लोकेशन जानेंगे, जीन का लोकेशन क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में, क्रोमोसोम नंबर किस पे पाया जाता है, इतना ही आपको जानना है। और उसके बाद आपको जानना है इसका, है ना, आपको टर्म एंड कंडीशन फॉर इन्फेक्टेड चाइल्ड हो सके, इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसका तो एक लाइन में जवाब है, सब लड़का जानता है, मिनिमम हेटेरोजाइगस होना चाहिए लड़का लड़की, अगर मेल फीमेल हेटेरोजाइगस है तो उसका एक बच्चा ऐसा पैदा ले सकता है जो फिनाइलकीटोनुरिया से पीड़ित हो, या, है ना, डिजीज हो जी, ठीक है। मिनिमम हेटेरोजाइगस दोनों साइड से होना चाहिए हर केस में जी, हर केस में, है ना, हेटेरोजाइगस। उसके बाद इसका डिजीज का सिम्टम्स, और ऑब्वियसली तुम लोग सब जानते हो कि इसका कोई इलाज नहीं है ना, इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। इस सब बीमारी को कंट्रोल कर सकती हो, कुछ दवाएं हैं जिसकी मदद से सिम्टम्स को दूर कर सकते हैं, पर क्योर नहीं कर सकते आप, ठीक है, चाहे कि दवा खा के हम हमेशा के लिए ठीक हो जाए, इस सब में नहीं हो सकता है। हाँ, अब तुम ये कह सकते हो कि सर इसमें से किसी में, है ना, आप लंबे समय तक जी सकते हैं, अब कुछ ऐसा है कि 4 साल 5 साल में मार देगा, जैसे गाउचर डिजीज क्या होता है, बचपन में बहुत ज्यादा फैट बन जाना, मतलब कोई बच्चा है आपको, वो खा रहा है कम, बट लेकिन उसके बॉडी में फैट एक्स्ट्रा बन रहा है, मतलब उसके लिए फैट को मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर में चर्बी वगैरह सब ठीक से आपको यूटिलाइज हो पा रहा है, तो उस तरह की बीमारी से वो लड़का 15 साल तक से ज्यादा नहीं जी पाता है, 10 से 15 साल आते आते वो मर जाता है जी, ठीक है, कितना भी दवा दे दो कोई ठीक नहीं होने वाला वो, ठीक है, वो मर जाएगा। फैट को कितना भी मेटाबॉलिज्म होता है ना, कि कोई आदमी दौड़ लेगा तो चर्बी बर्न हो जाता है, फैट बर्न हो जाता है, उसके साथ ऐसा नहीं होता है, फैट डिपोजिटेड रह जाता है ना, जस्ट लाइक ए, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के तौर पे, जैसे आप पढ़ते हैं ना बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल जो गल जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो गलता नहीं है, ठीक है। तो गाउचर डिजीज में एक प्रॉब्लम होता है कि सर ये आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल में जाता है, ये गलता नहीं है, दैट्स व्हाई ये, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद, है ना, आपको आता है आपको गैलेक्टोसेमिया में क्या होता है कि ऐसा कोई पर्सन जिसमें, है ना, अपने गैलेक्टोज को ग्लूकोज में नहीं बदल पाता है ना, गैलेक्टोज को अगर आप ग्लूकोज में नहीं चेंज कर पा रहे, तो इस घटना को गैलेक्टोसोमिया कहते हैं। यही सब आदमी बोलता है कि हमको दूध से एलर्जी है, या डॉक्टर मना किया कि एक चम्मच दूध भी नहीं जाना चाहिए, या ये बेचारा परेशान है, मतलब उसके लिए एक एलर्जी हो गया ये, है ना,
ग्लैक्टोज उसके लिए। आप सब जानते हैं दूध में क्या होता है, ग्लैक्टोज होता है। जैसे शुरुआत में कोई बच्चा को माँ का दूध मिला, अब बच्चा हर रोज वोमिटिंग कर रहा है, हर रोज परेशान रह रहा है, मतलब उसके बॉडी में दूध मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लीवर उसका खराब हो रहा जा रहा है। डॉक्टर चेक किया कि इसको कहीं ग्लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, ग्लैक्टोज को पचा तो नहीं पा रहा है क्या। तो जैसे डॉक्टर देखा ग्लैक्टोज नहीं, तुरंत डॉक्टर रिपोर्ट बना देता है इसको एक बूंद भी दूध नहीं मिले, ना दूध का कोई प्रोडक्ट मिले, क्योंकि दूध के प्रोडक्ट में या दूध में क्या होता है, ग्लैक्टोज होता है। ग्लैक्टोज के न डाइजेस्ट करने के कारण वो लड़का सर क्या ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता, ये 3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहता है, ठीक है। कितनों भी कोशिश कर लोगे उसको ग्लैक्टोज का कहीं ना कहीं से सोर्स मिल जाएगा, और एक दिन उसके एलर्जी कॉज होगा, वो मर जाएगा जी, ठीक है। मतलब लैक्टोज नहीं पढ़ा रहे, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, वो दही नहीं खा पाना एक अलग केस है, या लैक्टोज को पचा ना पाना वो अलग केस है। अब हम यहाँ ग्लैक्टोज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज में, तो ये उसके शरीर में जमा होगा, ये उसके लिए एलर्जी कॉज करेगा जी, ठीक है। तो ये दोनों ऐसी बीमारियां, ये भी एक ऐसा बीमारी है जिसमें बच्चा ज्यादा दिन नहीं जीता पाता है, टाइट डिजीज है ना, ब्रेन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है ना जी, इसको भी बात करेंगे। ये सब नोट्स में लिखे हुए हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब डिजीज सिम्टम्स की बात करेंगे और टॉपिक द इंड मान लिया जाएगा। तुमको भविष्य में कैसा क्वेश्चन पूछा, वही पेडिग्री चार्ट बना के दे देगा, कह देगा फलाना को कैरियर है तो अगला कौन से बच्चे को डिजीज हो सकता है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन देगा तो तुम तैयार रहोगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा कई पेडिग्री पढ़िएगा ना, ये मेल फीमेल है, उसका 3 बच्चा जन्म लिया, इसमें से एक बच्चा बीमार है, और कह दिया ये PKU का केस है, तो वो कौन सा कंडीशन होगा जिसमें आपको ये लड़की या लड़का बीमार पड़ गया। तो जवाब दीजिएगा आप दोनों मिनिमम रिसेसिव हो, क्योंकि माँ बाप बीमार है नहीं, तो क्या लिखोगी, कैपिटल P स्मॉल p, यहाँ भी क्या लिखेंगे, कैपिटल P स्मॉल p, और दोनों को कंबाइन करते तो यहाँ पे स्मॉल p आ रहा ना, ये दोनों बच गया, या तो ये कैपिटल P वाला होगा या कैपिटल P स्मॉल p वाला होगा जी, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग पेडिग्री को भी चेक कर लेंगे जी, ठीक है। मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा, आप तुमको यही नहीं याद आ रहा था कि PKU ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है कि है ना आपने कि डोमिनेंट डिसऑर्डर है, यही तुमको याद रखना है क्लास में कि भाई कौन सा बीमारी किस तरह के कैटेगरी में आता है। ऑटोजोमल समझ में आ रहा ना, कि लड़का की तरफ से भी XX लेके चलेंगे और लड़की की तरफ से भी क्या लेंगे हम लोग, XX लेके चलेंगे। और सेक्स लिंक रहता तो लड़का की तरफ से XY ले लेते हैं और लड़की की तरफ से क्या लेते हैं, और XX लेते जी, ठीक है। तब वहां पे एक ही P दिखाती, यही डिफरेंस है, जो डिफरेंस तुमको समझना है कैटेगरी में। अगर हार्ड हो रहा है तो अभी छोड़ो इसको, अभी तुम लोग फोकस करो कि सर दुनिया में है ना ऑटोजोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर भी होता है, इसका बहुत सारा नंबर्स है, उसमें से कुछ नंबर्स हम लोग को पढ़ना है, अल्जाइमर डिजीज पढ़ना है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ना है, ये सब पढ़ना है जी। अब देखो ज्यादातर नाम है ना साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, जैसे आपसे अल्जाइमर का नाम, डिजीज का नाम अल्जाइमर नाम के साइंटिस्ट ने दिया होगा, न्यूरोलॉजिस्ट था एक, उसने इसको दिया था जी, ठीक है। एक बॉस था, बॉस है ना, जॉर्ज बॉस नहीं था, जॉर्ज बुश है ना, तो इसी से बॉस नाम है, लिखेंगे प्रोनाउंस में। उसने बताया कि आपके शरीर में है ना कॉपर और जिंक ज्यादा हो जाएगा, इससे भी अल्जाइमर आ जाता है, मतलब भूलने की बीमारी। अगर आप पानी ऐसा पी रही हो जिसमें कॉपर ज्यादा है ना जी, और जिंक ज्यादा है, तब भी आपको अल्जाइमर डिजीज का सिम्टम्स दिख सकता है। मतलब डाइट के या पानी के पीने से भी आपको अल्जाइमर का प्रॉपर्टी आ सकता है, नहीं तो अल्जाइमर वैसे भी देख सकता है। अल्जाइमर का बहुत सारा केस है, तो उनमें से कोई लड़का एक बता दो, तो अल्जाइमर का एक केस बता दो जो खाना कम खाने से या खाना में कुछ डिफिशियंसी होने से होता है। जो बोल दिया ना तो आप है ना घर पे पहुंचा देंगे, वो पोस्ट ऑफिस से या कुरियर से, है ना, 5 रुपए या 10 रुपए वाला ये क्या नाम है, डेयरी मिल्क। पता है मेहनत कौन ऐसा बीमारी है जिससे अल्जाइमर जैसा केस आता है, भूलने वाला बीमारी आता है। प्रियन मत बोलना, प्रियन तो इन्फेक्टेड डिजीज है ना, हम करे कोई खाना ऐसा खा लिए या कम खाए उससे तुमको अल्जाइमर हो गया, अल्जाइमर में भूलने का बीमारी, प्रियन नहीं बोलिएगा कोई भी। एक अभी बोर्ड पे बोल रहे हैं अल्जाइमर एक ऐसा बीमारी है जिसमें भूलने का बीमारी आता है, हम आपको ये बोलना है कि भूलने की बीमारी प्रियन की वजह से भी होता है, पर हम ये कर रहे हैं कि आप कुछ खाना खा रही हो, उस खाने में कुछ कमी है जिस वजह से आपको अल्जाइमर हो गया, ठीक है, समझा जी। हेलो हेलो, है क्या हुआ, कोई कुछ नहीं बोला है, सुना जी क्वेश्चन। यस सर सुन लिए। हाँ तो बताओ ना क्या पता नहीं आ रहा सर, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिजीज पूछ रहे हैं, डाइट में क्या नहीं खाएंगे, हाँ क्या खाएंगे, डाइट पूछ रहे हैं कि क्या नहीं खाएंगे या क्या खाएंगे हम बोलते हैं, हो जाएगा। अरे जब हम बोलते हैं, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि अल्जाइमर का मतलब होता है भूलने की बीमारी, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज और भी तरीके से हो सकता है, जैसे अगर आपके पानी में कॉपर और जिंक मिला हो, इसके वजह से भी तुमको अल्जाइमर हो सकता है। ज्यादा कॉपर वाला पानी पियेंगे तो उससे अल्जाइमर होने की संभावना बढ़ जाता है, याद हो गया। अल्जाइमर जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर में कि माँ बाप से ये बीमारी आता है बच्चे में, वो जानेंगे, ठीक है।
हम ये कर रहे हैं कि कुछ और भी तरीका है जिससे आपको अल्जाइमर होता है, जैसे प्रियन। जब आप कुछ अपने ही प्रजाति का मांस खाते हैं तो आपको प्रियन होने का संभावना है, ये भी आपके ब्रेन को डिसऑर्डर लाता है और आपको भूलने वाला बीमारी से आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस सब के अलावा 3 गो नाम लिए ना, कॉपर वाला, अल्जाइमर एक जेनेटिक डिसऑर्डर, अल्जाइमर ड्यू टू द प्रियन, ये सब नाम ले लिए। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा है जिसकी कमी से आपको अल्जाइमर हो जाए, मतलब तुम अगर वो चीज नहीं खा रही हो तो तुमको अल्जाइमर हो जाएगा। वो कौन से केमिकल है जिसको नहीं खाने की वजह से आपको अल्जाइमर हो सकता है? आया बात समझ में? आप वो कौन सा केमिकल है? विटामिन डी। डी, चलो कुछ तो आया, कुछ तो बोला, है ना। थोड़ा और आगे बढ़िए, है ना, कुछ तो बोले तुम, लेकिन सब बात, है ना। पर ये आंसर नहीं है। विटामिन डी से कैसे दिमाग कमजोर हो जाएगा जी? सर एक प्रोटीन डिपॉजिट होता है ब्रेन में, उससे भी होता है। अरे भाई वो तो बोल दिए प्रियन से होता है, वो तो प्रियन है ना, वो आंसर नहीं है। प्रोटीन डिपोजिशन से। हाँ जी, प्रोटीन डिपोजिशन तो बीटा एमिलोइड प्रोटीन, चलो ना, वो नहीं, वो नहीं। हम कह रहे खाना तुम नहीं खाई तब तुमको भूलने का बीमारी आया, समझी। वो कौन सा खाना तुम नहीं खा पाती हो तो तुमको भूलने का बीमारी हो सकता है, ठीक है। मेहनत सही ट्रैक पे, एकदम सही ट्रैक पे, पर वो थोड़ा पहले रुक गया है ना। विटामिन की कमी से होता है वो बीमारी, है ना। हाँ बोलो, कोई बोलेगा मेहनत? ऐसा नाम, ये नाम सुनिए कभी, 3D डिजीज, ये नाम सुना है कोई? हाँ सर सुने हैं, काफी बार प्लेग्रा, सुने हैं। है ना, प्लेग्रा नाम सुने है ना, विटामिन B6 की कमी से, है ना, याद आ रहा है। विटामिन B6 की कमी हो जाएगा तो आपको प्लेग्रा होता है। 3D डिजीज, 3D में एक है डिमेंटिया, डिमेंटिया का हिंदी मतलब क्या था? भूलने का बीमारी, है ना। डर्मेटाइटिस और डायरिया, 3 बीमारी एक साथ है तो उसको क्या कहते हैं? 3D डिजीज कहते हैं। इसमें नाम था आपको डायरिया, डायरिया होगा, एक होगा डिमेंटिया। डिमेंटिया का ही मतलब तो भूलना होता है ना, है ना। क्या आप भूल जाते हो, पढ़ी थी कल रात को, आज भूल गई पूरा, तो आपको 3D डिजीज मतलब डाइट में कमी है। और एक होता है सर डायरिया, डिमेंटिया और डर्मेटाइटिस, स्किन खराब हो जाना, स्किन सब सूखने लगता है तो उसको डर्मेटाइटिस कहते हैं, डर्मेटाइटिस। सर प्लेग्रा तो सिर्फ विटामिन B3 की कमी से होता है ना। B3 B6 तो एक ही बात है, B3 और देखे ना, B3 B2 B3 B6 B3 से प्लेग्रा B5, होता है। हाँ ऐसा क्या? हाँ देखिए सही बोल रही है। हाँ रुक जाओ। विटामिन B3 से प्लेग्रा होता है। अच्छा हम देख लेते तब, तो हम देखेंगे, है ना। कितना मिनट रह गया है? 8 मिनट, रुक जाओ तब देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, देखते हैं। विटामिन B5 है जी, ठीक है। हाँ उसका नाम विटामिन B3 रख दिया गया है, बट विटामिन B5 होगा ओरिजिनली का, तो B6 भी नहीं है, विटामिन B5 है, सही है। विटामिन B5 होगा, जिसको हम लोग, है ना, नायासिन के नाम से लाते हैं। और नया रिसर्च ये कहता है कि B3 का भी नाम नयासिन ही है, अब B5 का भी नाम नयासिन ही है जी, ठीक है ना। सोनम भारती बहुत एडवांस लेवल का आंसर दी है, ठीक है, लेकिन असल में B5 होगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अल्जाइमर का पेंटोसिनिया ऐसा ही कुछ नाम है उसका। हो गया रे, ज्यादा नहीं पढ़ो, ठीक है, तू ज्यादा अब हैंग कर रही है, टाइप कर दिया तो ज्यादा फॉलो नहीं, ठीक है। नहीं सर विटामिन B5 होगा। B3 का नाम पेंथोनिक एसिड है, लेकिन अब उसका नाम चेंज होकर नायासिन पड़ गया, नायासिन के जैसा काम करता है,
ठीक है, दोनों का एक ही नाम है नायासिन। B3 का भी नायासिन है, B5 का भी नाम नायासिन है जी, ठीक है। देखेंगे जब डाइजेशन वाला चैप्टर में जब पढ़ाएंगे विटामिन के। ऐसा वाला पेज नहीं दिए थे, ये वाला पेज, इस तरह का पेज दिए होंगे, इसी में लिखा होगा डिमेंटिया, यहाँ पे डाइजेशन चैप्टर वाला है ये। ये अल्जाइमर डिजीज पे बात करते हैं, है ना। अल्जाइमर डिजीज पे ज्यादा नहीं देर लगेगा, है ना। अल्जाइमर, है ना, अल्जाइमर डिजीज पे बात करते हैं। और अल्जाइमर डिजीज में पहली बात क्या याद रखना है, इसको डिस्कवर किया था यही अल्जाइमर नाम के ही बंदे ने। अल्जाइमर, है ना, डिजीज को डिस्कवर किया था आपको अल्जाइमर नाम के ही बंदे ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये आपको क्या होता है ना, ये एक क्या कहते हैं इसको हम लोग, एक ऑर्गेनिक डिजीज कहते हैं, या ओल्ड आपको एज में होता है, मतलब ये आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। इसको कैसे लिखेंगे जी, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या सा शब्द होगा, है ना। ये ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। इट्स जीन इनएक्ट म्यूटेट कर जाता है, म्यूटेट कर जाता है ना, आपको इन ओल्ड एज में म्यूटेट कर जाता है। मतलब अभी आप लोगों को कोई भूलने का बीमारी नहीं होगा, तभी आप सबके पास कैपिटल ए वाला डीएनए होगा। हाँ, और खाना पीना नहीं खा रही हो तो भूल भी करोगी, लेकिन आपको कैपिटल ए टाइप का डीएनए होगा अभी, है ना, यंग एज में या बचपन में। लेकिन जैसे ओल्ड एज होता है ना, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, स्मॉल ए में म्यूटेट कर जाता है, ठीक है। ड्यू टू किसके वजह से, अभी जो बोल रही थी, बीटा एमिलोइड प्रोटीन की वजह से होता है ऐसा। बीटा एमिलोइड नाम का जो प्रोटीन है ये डिपोजिट होने लगता है, बॉडी में यूज नहीं हो पाता है। बीटा एमिलोइड प्रोटीन, ये प्रोटीन चेंज कर देता है कैपिटल ए को किसमें, आपको स्मॉल ए में। ये जमा रहने के कारण उस आदमी में भुलक्कड़ वाला प्रवृत्ति बना रहता है। तो तुम लोग समझ गए कि डॉक्टर इसको कैसे इलाज करता होगा, इसको है ना खत्म कर देना, दवा देता हो, ऐसा दवा जिससे अल्जाइमर का जो प्रॉब्लम जो आता है बीटा एमिलोइड की जमा होने से, इसको गला देने वाला एंजाइम सब दिया जाता है ताकि ये हट जाए, ठीक है। सुई आता है, आज सुई से तुम इसको ट्रीट कर सकती हो, पर ये हमेशा के लिए ठीक कर दोगे ऐसा नहीं हो पाया। मतलब डेली बनेगा, डेली सुई लेना पड़ेगा, या हर 2 महीना पे या हर 10 दिन पे इसको सुई लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कहना चाहे। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका क्रोमोसोम नंबर 21 पे होता है जी। अगर नोट्स में गलत लिखे हैं उसको सही कर लीजिएगा। क्रोमोसोम नंबर, है ना, क्रोमोसोम नंबर 21 पे होता है इसका, जीन नंबर 21 पे होता है, जीन लोकेटेड ऑन, है ना, जीन, है ना। इसको डाउन सिंड्रोम से कोई कंपेयर मत कीजिएगा। जीन कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 21 पे होगा जी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आदमी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है ना। इसमें वेट मतलब को बिस्तर पे ही आपको यूरिन डिस्चार्ज करने का एक ये प्रॉपर्टी आ जाता है। ये बचपन में भी रहता है और इस टाइम में भी रहता है, ठीक है। काउज, है ना, नॉट कमांड मेमोरी या डिमेंटिया, इसको डिमेंटिया हो जाता है, डिमेंटिया हो जाता है, भूलने का बीमारी, है ना। वेट, है ना, ये भी हो जाता है उससे, है ना। और भी बहुत कुछ होता है सर, कांट रिकॉग्नाइज, है ना, अपने रिलेटिव्स को भी नहीं पहचान, मतलब उसका भाई बहन या उसका जो, है ना, पति पत्नी या कोई भी है उसको नहीं पहचान पाता है वो, ठीक है जी। नॉट रिकॉग्नाइज, है ना, नॉट रिकॉग्नाइज, है ना, देयर पर अपना, है ना, इट्स, है ना, इट्स रिलेटिव, ये सबको माइक बंद कर लो जिसका मतलब है रिलेटिव, अपने रिलेटिव को ये नहीं पहचान पाता है। ये सब एक प्रॉब्लम आ जाता है डिमेंटिया अल्जाइमर के पेशेंट को जी, ठीक है। और हमने देखा ये 65 प्लस के बाद आपको देखने को मिलता है, 65 प्लस क्या होता है। अभी हम एक बार भी बोले थे कि, है ना, एक बूश नाम का व्यक्ति है जी, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है जी बूश, है ना। इसने बताया था कि आपको जिंक और कॉपर की वजह से भी ये बीमारी होता है जी, ठीक है। अगर आपके शरीर में, है ना, ब्रेन डिपोजिट विथ, है ना, क्या डिपोजिट विथ, है ना, जिंक एंड कॉपर also काउज आपको अल्जाइमर, ये अल्जाइमर काउज करता है, ठीक है। पहले पराजन क्या होता है, अल्जाइमर में कुछ खास नहीं है, ये लिखी दिए थे पहले ही क्लास में लिखे थे। अभी इट इज ऑल आर रिसेसिव डिसऑर्डर, ये बताना ना पड़ेगा, स्मॉल ए लेके चलोगी, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्जाइमर के बाद अब क्या था, है ना जी, अल्जाइमर के बाद हम लोग देखे थे सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि, है ना, इस इंसान में ना आपको नमक का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, वो नमक को चाहेगा मेटाबोलाइज करना, वो नहीं कर पाता है। इस वजह से उसके शरीर में एक्सेस म्यूकस बनने लगता है और एक्सेस Na+ और Cl- जमा होता है, जिसकी वजह से हाँ क्या हुआ,
हेलो हेलो, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। नया बीमारी का नाम ले रहे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। हाँ जी, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस बीमारी में क्या होता है ना, नॉट मेटाबोलाइज ऑफ, है ना, नॉट मेटाबोलिज्म ऑफ साल्ट, साल्ट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, काउज, है ना, आपको एक्सेस म्यूकस इन लंग्स, पेनक्रियाज, लीवर। पेनक्रियाज में भी पेनक्रियाज में म्यूकस बनता है और लीवर में भी बनता है, लेकिन लीवर और पेनक्रियाज को ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक में निकाल देता है म्यूकस को। तो नुकसान किसको हो जाता है, लंग्स को हो जाता है। तुम लोग लंग्स याद रखोगी, ठीक है। हाँ क्या, क्रोमोसोम नंबर 7 की वजह से होता है। ये भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर में आता है ये भी, है ना। इसका डिस्कवरर का नाम हम बता देंगे आपको, बट अभी इतना बात याद रखिएगा, है ना। एक तरह का ये रिसेसिव डिसऑर्डर है जी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये आपको, है ना, लंग्स में डिसऑर्डर क्रिएट करता है जी, म्यूकस ज्यादा जमा हो जाता है लंग्स में भी, ठीक है। और ये भी आपको लगभग आपको एक लीथल ही है, मतलब जान ले सकता है जब आपको ये लंग्स पे रिलेटेड प्रॉब्लम चलाएगा जी, ठीक है। इसका डिस्कवरर का नाम हम आपको बाद में बता देंगे, नहीं मिल रहा है हमको भी, ये बात याद रखिएगा। ये हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस खत्म। अब आइए, इसमें भी वही है कि कंडीशन चाहती है कोई बच्चा को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए तो बोथ साइड पेरेंट क्या होना चाहिए, बोथ साइड पेरेंट मस्ट बी एटलीस्ट, है ना, बोथ साइड पेरेंट एटलीस्ट क्या होना चाहिए सर आपको, एटलीस्ट, है ना, आपको हेटेरोजाइगस होना चाहिए जी। हेटेरोजाइगस होगा तब ये जाकर के उसका, है ना, आपको बच्चा जो है ना सर आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित हो सकता है जी, ठीक है। ये बात भी याद हो जाना चाहिए। अब आइए, और भी हम लोग देख रहे थे, इसमें एक बीमारी था जिसका नाम क्या था सर आपको, फिनाइलकीटोनुरिया। ये बीमारी आप लोगों को सुनना अच्छा से, फिनाइलकीटोनुरिया एक बीमारी का नाम है। ये भी हम पहले भी बता चुके हैं उसे, है ना, पीकेयू कहते हैं ना इसको, पीकेयू। इसका दूसरा नाम हो गया फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया। और ये बीमारी भी क्या है सर, ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्रोमोसोम नंबर 12 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोसोम नंबर 12 इस पे आपको रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसका भी डिस्कवरर का नाम आपको याद रखना है। इसमें डिस्कवरर का नाम, क्योंकि बहुत बार एनसीईआरटी में 3-4 बार रिपीट किया हुआ, फोलिंग नाम का डिस्कवरर है। इसको डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर बाय फोलिंग, है ना। आपको ये सब आउट ऑफ सिलेबस लगना चाहिए, पर कहीं पूछ दे जेनेटिक्स चैप्टर में, तुम आउट ऑफ सिलेबस का भी तैयारी करोगी, है ना। फोलिंग नाम के व्यक्ति ने इसको डिस्कवर किया था जी, ठीक है। ये भी एक रिसेसिव जीन की वजह से होता है, इसमें कोई दोरा नहीं, है ना। इसमें आपको क्या देखते हैं, रिसेसिव जीन की वजह से आपको ये दिखाई देगा। इसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, ये सब हम आपको बता चुके हैं, है ना। एक मिनट, तो हम बता चुके हैं ये एक तरह का रिसेसिव डिसऑर्डर है। हमने आपको एक बार कहा था कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना, कुछ भी खाओगे आप, शाकाहारी या मांसाहारी, तो उसके जरिए आपके शरीर में क्या आता है ना, फिनाइल एलानाइन आता है जी, ठीक है। फिनाइल एलानाइन, है ना, एलानाइन नाम का एक एमाइनो एसिड आता है, ठीक है, जो कि आएगा ही सर। और ये जो फिनाइल एलानाइन, इसको चेंज करने के लिए फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम का, नॉर्मल इंसान में, नॉर्मल बंदे में, जैसे हम लोग नॉर्मल है तो फिनाइल, है ना जी, आपको फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम आता है सर, ठीक है। ये फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम क्या करता है, इसको फिनाइल एलानाइन को तोड़ देता है सर, किसमें, आपको टायरोसिन में तोड़ देता है जी, ठीक है। टायरोसिन में आपको तोड़ देता है जी, ठीक है। जिस वजह से उस इंसान में नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन, उसका ब्रेन ठीक ठाक काम करता है सर, ठीक है। मतलब उसको सीजर्स नहीं आता है, ठीक है। लेकिन किसी को फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम नहीं बनेगा ना, मान लीजिए ये एंजाइम की कमी हो गया तो ये नहीं कन्वर्ट होगा। लेकिन हाँ, आप लोग खाना के जरिए टायरोसिन कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर 100% आपको टायरोसिन नहीं मिल सकता है जी, ठीक है। आपको हम एक समझा भी रहे थे कि एसेंशियल एमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड में आता है ना, थ्रेओनाइन, ट्रिप्टोफान, है ना, ये सब, ये सॉरी ये आपको क्या आता है, इधर की ओर है, मतलब नॉन एसेंशियल में आता है जी, ठीक है। तुम लोग समझ गए होगे कि फिनाइल कोई भारी भरकम बीमारी नहीं है, इसका सुई लेकर के अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं जी, ठीक है। लेकिन जो आदमी सुई नहीं ले रहा है, जो आदमी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है, तो उसको क्या होगा,
फिनाइल एलानाइन उसके ब्रेन में डिपोजिट हो जाता है। फिनाइल एलानाइन जो देखते हैं ये ब्रेन में डिपोजिट होगा, इसके डिपोजिट होने से उस इंसान को क्या होगा, सीजर्स आएगा, मतलब मिर्गी का दौरा सब आएगा जी, ठीक है। ये सब इसके साथ प्रॉब्लम बनेगा जी, ठीक है। उसके बाद ये बेहोश हो जाएगा कुछ देर के लिए, इसका टिश्यू सब काम करना बंद कर देता है जी, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट सबको भी ये दिक्कत पहुंचाता है, खून के चलने की प्रक्रिया को भी रोक देता है, इस कारण तो आदमी बेहोश सब हो जाता है फिनाइल एलानाइन के डिपोजिट होने से। इसका ट्रीटमेंट क्या है सर, कुछ ऐसा दवा लिया जाए जिससे फिनाइल एलानाइन बॉडी से निकल जाए, और या नहीं तो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाए। 2-3 तरीके से दवा दे सकते हैं, या तो टायरोसिन का सुई दीजिएगा या फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम के एंजाइम का सुई दीजिएगा। ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा सकता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम, और उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं इस बीमारी को। जैसे डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं ना, वैसे आप पीकेयू को भी कंट्रोल कर सकते हैं जी, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है ना। नोट्स में आपके पास लिखा हुआ है, और आपको हम बोल भी रहे हैं कि अगर कोई पेरेंट है, अगर मान लीजिए मेल है, ये मेल में आपको फिनाइलकीटोनुरिया का आपको क्या है, डोमिनेंट जीन है, मतलब ये बीमार नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल मेल होगा तो इसका मतलब क्या, कैपिटल पी लिखोगी, है ना। नॉर्मल मेल नॉट कैरियर, और लड़की कैरियर है, फीमेल क्या है, कैरियर है। कैरियर होने का मतलब क्या, उसमें एक कैपिटल पी होगा, एक क्या होगा, स्मॉल पी है। तो इसका कोई भी बच्चा फिनाइलकीटोनुरिया का पेशेंट नहीं होगा जी। कुछ भी कोशिश कर लोगी, कैपिटल पी स्मॉल पी आएगा, नहीं तो कैपिटल पी आएगा। लेकिन यही जगह पे ये आपको हो जाए रिसेसिव, ये रिसेसिव है तो 25% चांस है उसके बच्चे को पीकेयू होने का जी, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आइए फिनाइलकीटोनुरिया के बाद आता है एक आपको अल्कीटिनेरिया। अल्कीटिनेरिया क्या होता है, ये एक बीमारी है जिसमें होमोजेनिस्टिक एसिड जो है ना सर, है ना, ये आपको था जी, ठीक है, जो चेंज होता है किसमें, अल्कैप्टन में। एक मिनट, तूफान आ रहा है जी, तुम लोग की तरफ आया कि नहीं? इससे अच्छा उससे वाला वो तूफान था, उसमें बारिश हो रहा था, दिन में छुट्टी भी देने में मजा आता था। इसमें छुट्टी दे रहे थे, बारिश से नहीं हो रहा, कब बारिश होगा। एक बीमारी का नाम और है अल्कीटिनेरिया, है ना, ये भी हम लोग देख लेते हैं। अल्कीटिनेरिया को गॉड नाम के व्यक्ति ने खोजा था, है ना। ये एक बीमारी जो है क्रोमोसोम नंबर 10 पे होने से होता है जी। एक बार देखो तो कोई 10 है या 12 है क्रोमोसोम नंबर, है ना, 3 पे है। हाँ ठीक है, तुम ही सही बोले हो, 3 पे आपको होता है इसका, है ना जी। मतलब क्रोमोसोम नंबर 3 पे आपको होने वाला बीमारी सब में इसको गिनते हैं, ठीक है। आपको अल्कीटिनेरिया इसमें क्या देखते हैं कि नॉर्मल इंसान के पास, नॉर्मल, इसको गॉड नाम के व्यक्ति ने खोजा था। ये नोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम नहीं लिख रहे हैं। 1902 में खोजा था, है ना। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे फिनाइलकीटोनुरिया भी एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपके शरीर में रिएक्शन में खराबी होने की वजह से देखने को मिलता है। सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, है ना, इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, रिएक्शन में खराबी होने की वजह से, एक रुक जाइए तो सर इसमें भी क्या होता है, कोई रिएक्शन बॉडी में रुक जाए, उस वजह से बीमारी होने लगता है जी, ठीक है। अल्कीटिनेरिया में अगर हम लोग नॉर्मल है, हम लोग में अल्कीटिनेरिया नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल के पास क्या देखते हैं, नॉर्मल में आप देखोगे कि एक हम लोग जो खाना खाते हैं, कुछ भी खाओगे ना, तो उसमें होमोजेनिस्टिक एसिड खाते हैं हम लोग, है ना, होमोजेनेटिक, है ना, जेनेटिक एसिड खा रहे होते हैं जी। इसको है ना ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम आता है, ये ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम O2 के प्रेजेंस में इसको चेंज कर देता है सर, किसमें, आपको अल्कैप्टन में चेंज कर देता है जी, ठीक है। अल्कैप्टन में चेंज हो जाता है, जो कि नॉर्मल बात है जी, ठीक है। मतलब है ना, होमोजेनिस्टिक एसिड, है ना, सॉरी उल्टा लिख दिए क्या एक मिनट, हाँ ठीक तो जा रहा है, ठीक जा रहा है, ठीक है। मतलब होमोजेनिस्टिक एसिड किस में बदल जाता है, अल्कैप्टन में। ये बात नॉर्मल रहेगा जी, हमारे अंदर में नॉर्मल बात है कि आप जब खाना खाते हैं होमोजेनिस्टिक एसिड, तो उसको किस में बदल देता है, अल्कैप्टन में चेंज कर देता है। लेकिन जिस आदमी के अंदर में ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम नहीं बनेगा ना, तो ऑक्सीडेज नाम का मतलब ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम नहीं बनेगा, तो उस आदमी के अंदर में होमोजेनिस्टिक एसिड ही बना रह जाएगा। और होमोजेनिस्टिक एसिड जो होगा सर, ये आपके स्किन में डिपोजिट होगा, स्किन डिपोजिट करेगा, है ना, डिपोजिट कर लेता है, या किडनी में आपको चला जाएगा, किडनी स्टोर करता है इसको, किडनी स्टोर करता है एंड एक्सक्रीट करता है ना, एक्सक्रीट कर देता है यूरिन के रास्ते से, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, है ना, फॉर्म ऑफ यूरिन। और होमोजेनिस्टिक एसिड के साथ प्रॉब्लम क्या है सर, ये जहां भी जमा ना, उस इलाके में सूजन होता है, मतलब उसमें स्वेलिंग होने लगता है।
तो इस आदमी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी क्योंकि उसको स्टोर कर रहा है, तो किडनी स्टोन हो सकता है इसको, है ना, किडनी आपको स्टोन होगा, सॉरी नॉट स्टोन, किडनी स्टोन, स्टोन होने तो इसका साइज बढ़ते चला जाएगा जी, ठीक है, ये प्रॉब्लम आता है, ये बात याद रखोगी, किडनी रिलेटेड है ना, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। और होमोजेनिस्टिक एसिड आपके स्किन में जहां जहां जमा होगा ना, मान लीजिए कोई पर्सन है ये, तो ये पर्सन में आपको होमोजेनिस्टिक एसिड यहाँ पे जमा हुआ, तो होमोजेनिस्टिक एसिड के जमा होने की वजह से है ना सर, ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आएगा, सरफेस ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ये पूरा सरफेस ब्लैक हो जाएगा जी, ये पूरा इसको काला दिखाई देगा। ये सब देखिएगा, ज्यादातर आपको चेहरे में जो ये रीजन जो देखते हैं है ना, इस जगह पे ज्यादा होमोजेनिस्टिक एसिड जमा होता है, और ये पूरा काला पड़ने लगेगा, ये पूरा हिस्सा आपको ब्लैक होने लगेगा। ये समझ जाइए कि होमोजेनिस्टिक एसिड वहां पर है और ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्टेड है। और यही बंदा जब यूरिन डिस्चार्ज करने जाएगा, तो यूरिन के दौरान जब उसका यूरिन बॉडी से बाहर निकलेगा, यूरिन में होमोजेनिस्टिक एसिड है, हवा के संपर्क में आते ही इसका ये यूरिन ब्लैक हो जाएगा। यूरिन ब्लैक हुआ तो अब इंसान घबरा जाएगा कि मेरा यूरिन ब्लैक क्यों हो रहा है, ठीक है। तब जब उसका एनालिसिस कराएगा तो पता चलेगा इसमें होमोजेनिस्टिक एसिड है। डॉक्टर रिपोर्ट बना देगा कि आपको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ दवा भी लेते रहना होगा ताकि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। होमोजेनिस्टिक पेशेंट जो देखते हैं उसका शरीर या आपको यूरिन जो है ना ब्लैक होने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में है ना होमोजेनिस्टिक एसिड डिपोजिट है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ब्लैक हो जाता है जी, ठीक है। लग रहा दिमाग क्या समझा रहा है, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा एकदम कहानी सुनाना शुरू कर दिया कि पर्सन ने आपको अनसर्टेनली है ना यूरिन जब डिस्चार्ज किया तो उसका यूरिन ब्लैक अपीयरेंस हो रहा है, ठीक है, इन एरोबिक कंडीशन में, ठीक है। तो उस पर्सन को कौन सा बीमारी हो सकता है, तो तुम जवाब दोगी अल्किटिनेरिया नाम का बीमारी हो सकता है सर, ठीक है जी। इसका सबसे मेजर थ्रेट क्या है, किडनी टोन्स लाना जी, किडनी में है ना आपको सूजन लाना, ये इसका सबसे बड़ा काउज है जी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए इसके बाद आता है अल्बिनिज्म, एक बीमारी और भी है जिसका नाम हम लोग क्या रखे हुए थे, अल्बिनिज्म, यानी कि स्किन व्हाइट हो जाना जी, ठीक है, मतलब क्या बाल भी जब हम लोग को व्हाइट हो जाता है तो ये भी एक अल्बिनिज्म का ही केस होता है जी, ठीक है। अल्बिनिज्म एक तरह का बीमारी है जिसमें सर इंसान यूवी रे को टॉलरेट नहीं कर सकता है। हम लोग यूवी रे को टॉलरेट करते हैं क्योंकि हमारे अंदर में मेलानिन नाम का पिगमेंट बन रहा होता है जी, ठीक है। रुक जाओ, स्टार्ट करते उसको। अल्बिनिज्म और टाइसैक पढ़ा देंगे, ठीक है, और क्या सब था, तो गाउचर सब पढ़ा देंगे, वो रहने देंगे, सिकिल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया कल देंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में 2 पैराग्राफ में दोनों दिया हुआ है, एक पैराग्राफ में पूरा सिकिल सेल दिया हुआ है, एक पैराग्राफ में पूरा ये दिया हुआ है। कल हो सकता है मे भी खत्म हो जाए, कल के बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रह जाएगा, वो भी पढ़ाई देंगे। क्या उसके बाद डीपीपी लेगी ना जी, सोनम भारती? डीपीपी दे दे आज, आप तो खत्म हो जाएगा चैप्टर, लिंकेज से ही आप दे रहे हैं। तो बनाओ ना अपने से, हम भी देंगे, ठीक है। कहाँ से लाएंगे? हाँ, कहाँ से हम तो कहाँ 33 ये नहीं है, 33 इयर्स नहीं है तुम्हारे पास, या वो नहीं है, क्या नाम है, फिंगर टिप्स, उसमें भी तो बहुत सारा क्वेश्चन है, कितना बनाएगी रे, है ना, पूरा थान है पूरा, कहाँ पिछले साल वाला दे दे, पिछले साल जब क्वेश्चन सब बनाए थे 3-4 बार तो टेस्ट भी दिए होंगे इस टॉपिक का, ठीक है। कितने पत्थर हो जाता है, हम बना के भेजेंगे, फिर 2-3 को अगर रिस्पॉन्स आएगा बाकी सब सूझ जाएगा, तो फिर हमको और खराब लगता है। ये बनाए सबके लिए, कम से कम 90% भी तो टेस्ट देगा तब ना मजा आएगा। टेस्ट देगा ही नहीं तो फिर हम काहे बनाए, मेरा मेहनत लगता है कि बेकार हो रहा है, 1-2 के लिए करें, 1-2 के लिए पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, सब बना के देगा तो काहे नहीं बना। हाँ बोलो। ये जो किडनी पत्थर हो जाता है वो अल्किटिनेरिया की वजह से? नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग, स्टोन की बात नहीं की, हम टोन लिखे थे, किडनी टोन लिखे थे, सूजन होता है ना, ये वर्ड लिखे थे। हाँ, स्टोन नहीं, गलती से स्टोन बोला गया था, पर किडनी टोन है ना, उसे असल में एक ही एन होता है ना। ये बीमारी में तो सूजन होना होता है, किडनी का साइज थोड़ा फैलेगा, दर्द करेगा, उसको डॉक्टर इसके लिए इलाज के तौर पे ऑक्सीडेज का सुई देगा, ऑक्सीडेज एंजाइम का सुई, ठीक है। किडनी में डी गायब? हाँ बोलिए, किडनी में डी नहीं था, क्या बोले? अच्छा, किडनी में डी नहीं था, लो आप लिख देते हैं, ठीक है, किडनी टोन अब है ना। चले, तो ये बीमारी था। अब आइए इस पे आप आते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या, अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म का हिंदी मतलब व्हाइट हो जाना था, अंडा का उजला हिस्सा देखते हैं ना, वैसा व्हाइट हो जाना। अंग्रेज सबको देखिएगा, उन लोग को अल्बिनिज्म का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अल्बिनिज्म क्या मतलब, उसके अंदर में मेलानिन नाम का पिगमेंट नहीं बनता है। अल्बिनिज्म होने का 2 केस है, एक पीकेयू से भी आपको अल्बिनिज्म हो सकता है, ये भी काउज कर सकता है,
कॉज अल्बिनिज्म। या हम ये बोल दें कि जिसको पीकेयू है उसको डेफिनेटली है ना आपको अल्बिनिज्म होगा ही होगा, है ना। पीकेयू सफर है ना जी, जो पीकेयू सफरर होगा और उसका ये भी पहचान, उसका बचपन में ही बाल पका हुआ दिखाई देगा, ठीक है। 8-9 साल का लड़का या लड़की है, पूरा बाल पका हुआ है, स्किन सब व्हाइट होते जा रहा है या शेड होते जा रहा है, मतलब स्किन पे व्हाइट ब्लैक का एकदम धब्बा बनते जा रहा है। तो जिसको पीकेयू हुआ है मस्ट है ना जी, मस्ट सफर फ्रॉम, उसको सफर करना ही है सर किससे आपको, है ना, फ्रॉम अल्बिनिज्म से। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है अल्बिनिज्म एक इंडिपेंडेंट डिजीज भी हो सकता है जी, ठीक है। मतलब तुम लोग इससे क्या दिमाग लगा रही होगी कि अल्बिनिज्म दो तरह का हो गया सर। एक अल्बिनिज्म है ना पीकेयू से भी रिलेटेड है, जिसका नाम फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से बुलाए थे, इसका एक नाम क्या रखे थे हम लोग, फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना जी, फिनाइल है ना कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया। और सॉरी फिनाइल कीटोन्यूरिया बोल रहे हैं हम, एक बोलते थे पेलियोट्रोपी ने बोले थे जी, इसका नाम क्या है, पेलियोट्रोपी। एक अल्बिनिज्म है, चलना है क्या, हो जाए फिर अभी किससे रुक जाएंगे, कहाँ पे रुक जाएंगे, चलते हैं ना, हाँ चलते हैं, रुक उन लोग बदल देंगे टाइम, लटक जाए तो हाँ तो हम कैसे पैदल आएंगे, हम मार खाते हुए इसको लॉक करो। यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, इसको डील कर देते हैं। और वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्लास अभी नहीं लेंगे जी, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्लास बता देंगे जी, समझा रहे जी सोनम। हाँ मैसेज कर देंगे, आप फोन कर देंगे, जा रहे हैं उसको वैक्सीन दिलाने के लिए, भाई को वैक्सीन चलो दिला लिए वैक्सीन। तो खा लीजिएगा, इतना बड़ा का शरीर है। अच्छा मार खाएंगे जी, मार खाने से दिक्कत नहीं, बाद में वीडियो बना के जब वायरल कर देगा वो दिक्कत है, मीडिया वाला सब भी वहीं पर रहता है ना। वैक्सीन दिलवा रहे हैं भाई का, जाने जा रहे हैं, तुम लोग दिलवा